गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 12 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रो प्लास्टिक, जो कि अंटार्कटिका के अंदर ऑब्जर्व की गई है। तो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और इंडिया में कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ये क्या है, क्या पूरा मामला रहता है, ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुंबई के कुछ इशू हुआ है इसको लेके, तो वो थोड़ा देखने वाले हैं क्योंकि मामला अभी कोर्ट के अंदर चला गया है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या है पूरा मामला। हाई स्पीड रेल नेटवर्क बिल्कुल 2 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से जस्ट। इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट, ये इसमें हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मिडिल ईस्ट को हमारी जो है क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी तो सुश्रुत के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज संडे का दिन है, तो थोड़ा बहुत हम लोग अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडिया की, जो हिस्टोरिकली इंसेंट इंडिया में जो साइंटिफिक अचीवमेंट होती हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सेबी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, कुछ एमसीक्यूज हमारे सामने है और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे आज कुछ खास है नहीं जो हम लोगों ने देखा। फ्रंट पेज पे आपको दिखा देता हूं मैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, ऐसी ही न्यूज़ है। तो जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उनको लेके थोड़ा सा यहाँ पे एक न्यूज़ नज़र आती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई खास है नहीं। हाँ, लेकिन जीएस पेपर 1 में जो हमारे पास टॉपिक होता है रीजनलिज्म के साथ साथ एक टॉपिक होता है कम्युनलिज्म, है ना। वो थोड़ा आप पढ़ सकते हो, यहाँ से सवाल आपसे एग्जाम में आ जाते हैं। कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कम्युनलिज्म जो सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है, और सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कम्युनलिज्म इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या है, कुछ रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, है ना, कुछ इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर सकते हैं। तो मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये, लेकिन पर्टिकुलर न्यूज का आप सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ केस स्टडी अगर आपको यहाँ पे बनानी है तो बना सकते हो, अगर आपके एरिया में इस तरह की दंगे फसाद होते हैं उन चीज़ों को लेके, फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप करके, अगर आप वहाँ पे एसपी हो, डीएसपी हो, तो आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करोगे। तो कुछ केस स्टडी का भी डेफिनेटली यहाँ पे सवाल आपसे आ सकता है। जीएस पेपर 4 में आता ही है इस तरह के सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लेम गेम बिगिंस, तो ये कुछ खास हमारे लिए नहीं है, राज्यसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके लिए था ये, और राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सब छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, सीधा बढ़ते हैं आज की मेन न्यूज के ऊपर, जो कि यहाँ पे है माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि, और भैया उसमें जो है एक स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट, एलेक्स एव्स इनका नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये अपनी रिसर्च के दौरान इन्होंने ये पाया कि अंटार्कटिका के अंदर कुछ खास जगह मतलब एक शेल्फ एरिया है बेसिकली वहां पे, जिसे रोज आइस शेल्फ एरिया कहा जाता है। तो प्रीलिम्स में कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि रोज जो आइस शेल्फ एरिया है, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो आपसे 2-4 एग्जांपल आ जाएगा, कोई कनाडा बोल सकता है, नॉर्वे बोल सकता है, अंटार्कटिका, आर्कटिका वगैरह, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये पाया कि वहां पे जो है माइक्रो प्लास्टिक मिली है इनको उस आइस के अंदर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तो है ही और काफी थ्रेटनिंग भी है, क्योंकि वहां तक माइक्रो प्लास्टिक का पहुंचना अंटार्कटिका तक। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भैया सिर्फ इसी शेल्फ में पाया गया है, इन्होंने कहा कि मोस्टली जहां से भी इन्होंने सैंपल लिए हैं वहां पे माइक्रो प्लास्टिक मिला है। माइक्रो प्लास्टिक का यूजली मतलब होता है कि जो छोटी छोटी प्लास्टिक के पौधे जो 1 mm से लेके 1 माइक्रोमीटर तक रेंज हो सकते हैं, 5 mm से छोटे बेसिकली जो होते हैं उसे हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और जो बड़े प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन से जो है छोटे छोटे प्लास्टिक मटेरियल बनते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि 2100 तक, 2050 तक, इवन 100 तक भी नहीं, दुनिया में जो हमारे ओशंस हैं वहां पे मरीन लाइफ से ज्यादा प्लास्टिक मिलने वाली है। सोच के देखो कितना ज्यादा प्लास्टिक हम लोग कर रहे हैं। ओशन बॉटम से लेके भैया माउंट एवरेस्ट की टॉप चोटी तक जो है माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, हर जगह पे हर ऑर्गन के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। और ये क्योंकि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, प्लास्टिक सिर्फ फ्रेगमेंट होता रहता है, छोटे टुकड़े से बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। और माइक्रो प्लास्टिक को हम लोग अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, तो हमें लगता है कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है, जबकि एक्चुअली वहां पे माइक्रो प्लास्टिक होता है। तो क्या कौन कौन से सरकार ने मेजर लिए हैं इसको दूर करने के लिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 2022 तक सरकार जो है वो सिंगल प्लास्टिक तो बिल्कुल खत्म करने वाली है, बैन करने वाली है इंडिया में।
वो सब आप देख सकते हो। उसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, जिसको अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसको अमेंडमेंट भी किया। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो लोग प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, वो सब जो है प्लास्टिक को मैनेज करेंगे, और सिर्फ अर्बन एरिया में ही नहीं बल्कि रूरल एरिया के अंदर भी। तो इस रूल के बारे में थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। वैसे हम लोगों ने पास्ट में इसके बारे में ठीक ठाक सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है ना। तो छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से आप क्या क्या पढ़ सकते हो यहाँ पे कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है, व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक, है ना, रीजंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन आवर इकोसिस्टम, ठीक है, वो आप कर सकते हो। स्टेप्स के बारे में बात कर सकते हो, कुछ सजेशंस मेजर्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हो, कुछ रिसेंट जो स्टडी वगैरह हुई है, ठीक है, उनका एग्जाम्पल आप डेफिनेटली अपने एग्जाम्पल जो है अपने आंसर में दे सकते हो। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो आपके आंसर को बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ खाली स्टेटमेंट ही नहीं बोल रहे हो, बल्कि अपनी स्टेटमेंट को एक प्रूफ के साथ जो है आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि देखो भैया जो मैं बात बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, और ये रिपोर्ट मेरे इस आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करता है। तो इसीलिए जो है मेंस में भी कुछ खास खास एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान होप्स फॉर रिलीफ ऑन द FATF सैंक्शंस। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इन्होंने जो है सैंक्शन लगा रखे थे पाकिस्तान के ऊपर, उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में इनकी मीटिंग होने वाली है, और पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि इसको ग्रे लिस्ट से हटा के जो है नॉर्मल लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जो टेररिस्ट फंडिंग होती है ना, टेररिस्ट फंडिंग। तो पाकिस्तान को हेवन माना जाता है दुनिया का टेररिस्ट फंडिंग के लिए। और भैया दुनिया के सबसे बड़े खूंखार, अब ओसामा बिन लादेन का ही नाम ले लीजिए, है ना भैया, वो पाकिस्तान में तो पकड़ा गया था, और उसका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क भी पाकिस्तान के अंदर था। तो ऐसे कुछ कार्रवाई अगर पाकिस्तान करता है टेररिस्ट लोगों के ऊपर, तो डेफिनेटली उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। और ठीक है, तो कुछ जैसे हाफिज सईद जो कि लश्कर तैयबा के जो चीफ हुआ करते थे, उनको 32 साल की सजा वहां पे दी गई है। और भी कई सारे टेररिस्ट लोगों को पकड़ा गया है, और बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी वगैरह को वहां पे सीज किया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान कर तो रहा है ताकि वो FATF से बाहर आ सके, क्योंकि FATF से अगर बाहर पाकिस्तान आता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो कंट्री ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में होती है वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी कम आता है। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन ये भी है कि USA के साथ पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं अभी कुछ समय पहले, तो एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। USA और जो 5 आईज कंट्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 5 आईज कंट्री प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। तो उसमें कौन कौन सी आती है? UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA, ठीक है। ये 5 आई कंट्री माना जाता है। ये कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ जो है पूरी तरह से इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करती हैं, और ना कॉलोनियल पावर्स हैं एंड ऑल दैट। तो वो सब चीजें यहाँ पे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके, और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 2015 में पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया था ग्रे लिस्ट से, लेकिन 2018 में इसको दोबारा से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था। तो चांसेस तो बनता है, ठीक है। लेकिन ग्रे लिस्ट होता क्या है, FATF क्या होता है, थोड़ा हमें पता होना चाहिए। ये एक बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था, और इसको किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। लेकिन बाद इसका बेसिकली शुरुआत में पर्पज हुआ करता था मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन बाद में जो है टेररिस्ट फंडिंग भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया गया। और सेक्रेटेरिएट जो है इसका वो पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अभी इसके अंदर टोटल 37 मेंबर हैं, और इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, ठीक है, क्योंकि 2010 में ही एक्चुअली इंडिया ने यहाँ पे एज अ 34th कंट्री ज्वाइन किया था, ठीक है। और ऑब्जर्वर स्टेटस जो है इंडिया को 2006 में ही मिल गया था, और अभी इंडिया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट क्या होती है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ब्लैक लिस्ट का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि जो कंट्री डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, उसे आप जो है ब्लैक लिस्ट में आप डाल सकते हो। लेकिन जो FATF है ना, ये उसको ब्लैक लिस्ट नहीं बोलता है। कॉमनली उसको जो है बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ द टेरिटरीज, मतलब वहां पे डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट नहीं लिखा हुआ है। ऑफिशियल टर्म ब्लैक लिस्ट नहीं होती, ऑफिशियल टर्म होती है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज फॉर द टेरिटरीज, और टेरिटरीज जो कि बिल्कुल भी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह को नहीं बताती हैं, और वो डायरेक्टली एकदम सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका ईरान या नॉर्थ कोरिया वगैरह, ठीक है। ग्रे लिस्ट के अंदर वो कंट्री आती हैं जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हैं, और फंडिंग वगैरह भी वहां से किया जाता है, ठीक है। तो ये कंट्री ऐसी होती हैं जिनको बेसिकली ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है अगर वो अपनी जो है कार्रवाई को कम नहीं करती हैं, तो जिसको पाकिस्तान का भी, और कई सारी कंट्री हैं जिनको इस समय ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, आपको पता ही है कि IMF के सैंक्शंस लग सकते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह और एशियन डेवलपमेंट वगैरह सैंक्शन लगा सकते हैं। लोन वगैरह लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर हो। ब्लैक लिस्ट का तो छोड़ ही दीजिए, है ना।
उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड है आपकी रिड्यूस हो सकती है और इंटरनेशनली कम्युनिटी में आपका बाइकआउट भी किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जो कंट्री डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है भैया, टेररिस्ट लोगों को फंडिंग कर रही है, कोई नहीं वहां पे इन्वेस्ट करेगा यार, सीधी सोचने की बात है ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, व्हाई इज डीसीपीज नोट रिक्वायर्ड फॉर द फाइलिंग पॉक्सो एफआईआर्स। तो बेसिकली ये मुंबई के अंदर जो है थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है। वहां पे जो है एक सर्कुलर इशू किया गया है पुलिस के द्वारा, और ये कहा गया है कि जो पॉक्सो केस आते हैं, पॉक्सो केस मतलब जो चाइल्ड अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो केस तभी एफआईआर फाइल की जा सकती है जब परमिशन जो है डीसीपी से लिया जाए। अब आप सोच के देखिए, किसी बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज हुआ और वो मेंटली टॉर्चर उसको किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया। अब आप पहले डीएसपी साहब के पास जाओगे परमिशन लेने के लिए, पता चले डीएसपी साहब जो है 15 दिन से छुट्टी पे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है ना। तो भैया कैसे आप उनके एफआईआर कराओगे? तब तक तो जो ट्रॉमा है और जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है ना, कल्प्रिट की स्पेशली जिन्होंने क्राइम किया है, तो वो उस फैमिली को डरा धमका सकते हैं। मान लो 2 दिन तक 3 दिन तक डीसीपी मिले ही नहीं, ऑफिस में है ही नहीं भैया, छुट्टी पे गए हुए हैं यूरोप में, तो वो जो जिसने क्राइम किया है वो उनको डराएगा ना, धमकाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और ये एक्चुअली जो हमारा पोक्सो एक्ट है उसका कानून के अंदर जो प्रोविजन है उनका भी वायलेशन है। तो ये कोर्ट के अंदर केस डाला गया है, उनके कहा गया है कि ये जो सर्कुलर दिया गया है पुलिस के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है और कानून के अगेंस्ट में है। क्योंकि पोक्सो एक्ट सीधा सीधा कहता है, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है किसी बच्चे के अगेंस्ट में, तो वो तुरंत के तुरंत एफआईआर करवाई जानी चाहिए। लेकिन आप फिर समझोगे सर ये सर्कुलर फिर क्यों दिया गया? अगर बात ऐसी है, कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना है कि इस कानून का काफी ज्यादा मिसयूज होता है, और मिसयूज को कम करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है यार, एक बच्चा है, अब मान लो 10-5% मिसयूज होता भी होगा, तो क्या फिर जो 70-80-90% जो सही केस होते हैं वो तो नहीं सफर करने चाहिए ना? मिसयूज तो हर चीज में होता है, तो हर चीज को जो है आप ये सब नहीं कर सकते। तो ये कहा गया है उस एप्लीकेशन के अंदर भी, जो कि कोर्ट के अंदर डाली गई है। तो पोक्सो एक्ट बेसिकली चिल्ड्रन को जो है सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए किया गया था, ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, पोर्नोग्राफी कंटेंट वगैरह जो बच्चों को दिखाया जाता है, उनकी पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, तो उसके स्पेशल कोर्ट्स वगैरह भी जो है स्टेब्लिश किए जा सकते हैं इस तरह के उस चीजों में। 2 महीने के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और 6 महीने के अंदर जो है वो ट्रायल बेसिस पे चला जाना चाहिए। पोक्सो एक्ट के जो है सेक्सुअल असॉल्ट किस किस को बोलता है? जो अग्रवेटेड होते हैं बाय अब्यूज चाइल्ड बाय द मेंटली इल, अगर कोई बच्चा मेंटली इल है उसके साथ अब्यूज होता है, या फिर वो जो उनके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता है कमिट वो किसी फैमिली मेंबर के द्वारा ही किया जाता है। मोस्टली केस में देखा गया कि 70% से केसेस में जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज होता है वो फैमिली मेंबर के द्वारा ही किया जाता है, मामा, चाचा, ताऊ, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, इवन 70% से ज्यादा। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सरकारी ऑफिसर होते हैं, अगर वो कमिट करते हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि ट्रस्ट में होता है, अथॉरिटी बच्चे की होता है, जैसे फैमिली मेंबर, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, है ना, तो ये सब जो है बहुत ही अग्रेवेटेड ऑफेंस यहाँ पे माने जाते हैं। कुछ कुछ की फीचर आपको पता होने चाहिए पोक्सो एक्ट के। पोक्सो एक्ट बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रल है, तो इसमें मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एक लड़के के साथ भी लड़की दोनों के साथ ही सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है ना। और अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज को रिपोर्ट नहीं करता है तो वो भी भैया एक ऑफेंस माना जाता है। बहुत बार सोसाइटी में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि फलां आदमी जो है हमारे बच्चे के साथ जो है ये सब कर रहा है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो शर्म के मारे, समझ लो इज्जत या कुछ भी कह सकते हो, वो कोर्ट में केस वो एफआईआर नहीं करवाते हैं, तो वो भी एक ऑफेंस होता है अगर एफआईआर आप नहीं करवाते हो। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो है कि नो टाइम लिमिट फॉर द रिपोर्टिंग अब्यूज। अब सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा है, वो 5 साल का है, 7 साल का है, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो यार वो बच्चा मेंटली बहुत वीक होता है ना, वो डरा होता है, उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो वो बच्चा रिपोर्ट थोड़ी करेगा पुलिस में जाके, नहीं कर सकता ना, छोटा छोटा बच्चा है। और एक बार जब आप मेंटली टॉर्चर होने लगते हो, फिजिकली टॉर्चर होने लगते हो, तो आप उसको बाहर निकलने में समय लग जाता है। तो फिर आप बड़े होते हो, जवान होते हो, आप उस इंसान आपसे डरते हो, फिर आप बड़े होते हो, आपको रियलाइज होता है कि चीजें जो है ऐसी भी होती हैं, आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। तो जब भी कोई टाइम लिमिट नहीं है भैया कोई केस रिपोर्ट करने का, आपका जीवन में कभी भी सेक्सुअल अब्यूज किसी ने भी किया है, आप कभी भी उसकी रिपोर्ट करवा सकते हो। आप 10 साल के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद भी रिपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस समय आपकी सिचुएशन नहीं थी ना कि आप रिपोर्ट करवा सको। आपको डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है, और आप मेंटली भी उतने स्ट्रांग नहीं होते हो, समय लगता है इन चीजों से बाहर निकलने में। अब मेंटली जिसका बचपन में कई बार अब्यूज हो चुका होता है, वो पूरी पूरी जिंदगी भर उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ होता है ना, उसके आप पूछ के देखिए, पूरी जिंदगी भर उस इंसान को जो है बुरे सपने आते हैं, वो आदमी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाता जिसके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज होता है।
ये मेंटल के ऊपर इतना हमारे दिमाग के ऊपर इतना जकड़ लेता है ना, आसान नहीं होता उससे बाहर निकलना। तो ये सब चीजें जो है समझी जाती हैं इनमें, और आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। और तो टोटली जो है विक्टिम की आइडेंटिटी को जो है कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे रखा जाता है, उसको आप रिवील नहीं कर सकते। और 18 साल से अगर आप कम हो, चाहे आपकी कंसेंट से भी जो है आपने किसी के साथ अगर इंटरकोर्स किया है, तो वो भी जो है यहाँ पे रेप माना जाता है, अगर 18 साल से उम्र आपकी कम है तो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप माइनर हो, डजेंट मैटर आपका कंसेंट है कि नहीं है, वो एक रेप होता है, वो भी एक सेक्सुअल अब्यूज माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर 16 ईयर से कम आपकी एज है, तो भैया 20 साल से लेके जो है लाइफ टर्म तक की भी आपको जो है वहां पे जो है सजा मिल सकती है। और अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है या अपनी इंफॉर्मेशन छुपाता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, उसके खिलाफ भी पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधी बात है, जब ऑलरेडी कानून के अंदर ये बात बता रखी है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन करेगा या फॉल्स केस डालेगा, तो ऑलरेडी जब पनिशमेंट का प्रावधान है, तो भैया फिर ये नए सर्कुलर का क्या मतलब हुआ, है ना। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स फर्स्ट ट्रेन टू अराइव सून। बस ये एक मिनट का इन्फॉर्मेशन है, आपको देके हम लोग निकल जाते हैं। तो बात यह है कि सरकार जो है एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहती है मेन सिटीज के अंदर। तो अभी जो चलने वाली है वो कहाँ पे चलेगी? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये पहला है अपनी तरह का जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। तो मतलब बेसिकली इनकी जो स्पीड है ना, वो 150-160 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होने वाली है। और इससे दिल्ली और मेरठ के बीच में हम लोग डिस्टेंस सिर्फ 55 मिनट में कवर किया जा सकता है, जो कि काफी कम है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन इतनी ज्यादा रीजनल न्यूज पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, बस ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे शुरुआत हो रही है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि दैट फर्स्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क इन इंडिया इज स्टार्टेड बिटवीन विच स्टेशंस? तो दिल्ली एंड मेरठ। ठीक है, चलिए और भी कई सारे हमारे पास डेफिनेटली प्रपोजल हैं। मुंबई में हमारे पास प्रपोजल है, कोची का हमारे पास प्रपोजल है ना। वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत हो रही है। सुश्रुता इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिंग अ नोज। तो संडे है तो थोड़ा सा साइंस एंड टेक्स से भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं। इसे हम अपने न्यूज़पेपर से ही देखते हैं मेनली। ठीक है, तो ये क्या कहता है? सुश्रुत को क्या कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कहती है ना। तो सुश्रुत जो है वो 600 BC के जो है एक सर्जन हुआ करते थे, बहुत बड़े, और बनारस से बिलोंग करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जो मेडिकल की जो शिक्षा ली है वो बनारस के राजा से ही ली थी। और उसके बाद है जो होता क्या था ना, उस समय लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी, खूब सारी वॉर चलते रहते थे, तो सैनिक घायल हो जाते थे, है ना, हड्डियां टूट जाती थी वो सब करके। तो उस समय जो हमारे साधु संत हुआ करते थे या आपसे वैद्य जो हुआ करते थे, तो वो उनका इलाज किया करते थे, है ना। और आपको ये भी पता है कि उस समय के समाज में जो है नाक, आज भी हमारे हिंदी में बोलते थे नाक कटना। नाक कटना मतलब इज्जत कट गई। अगर किसी की नाक काट दी जाती थी तो मतलब वो उसकी इज्जत खत्म है। तो सोसाइटी में ऐसा होता था, जो लोग छोटे मोटे क्राइम करते थे ना, तो उनको सजा सुनाई जाती थी कि नाक काट दी जाती थी। रामायण में भी नाक कटने का प्रसंग हमारे सामने आता है। तो जैसे जब नाक वगैरह कट जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने जो है एक तकनीक निकाली जिसे जो है राइनोप्लास्टी कहा जाता है ना। और इसका मतलब होता है कि किसी की नाक अगर टूट जाती है तो उसको सर्जरी करके दोबारा से ठीक किया जा सकता है। आजकल मॉडर्न टाइम में इसको नोज जॉब बोलते हैं, नोज जॉब, है ना। बहुत सारी सेलिब्रिटीज वगैरह करवाती हैं नोज जॉब, सुंदर दिखने के लिए कुछ भी, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने नोज जॉब कराया था, और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, तो राइनोप्लास्टी बहुत पुरानी टेक्निक है, और वो सुश्रुत ने सबसे पहले उसको शुरुआत किया। हालांकि सुश्रुत ने ये क्लेम नहीं किया कि उसको मैंने डिस्कवर किया है। जो सुश्रुत संहिता लिखी गई है उनके द्वारा, संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये टेक्निक जो है एंशियंट टेक्निक है, मतलब इनसे भी पुरानी वो टेक्निक है। इन्होंने उसको डिस्कवर नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली एक ग्रंथ, ये एक मतलब डॉक्यूमेंट बना के जो है उसको यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, और बहुत सालों तक तो इंडिया में ही रहा। फिर वो जो है आर्ट जो है, वो जो साइंस है, थोड़ी सी लॉस्ट हो गई। तो राइनोप्लास्टी, और सिर्फ राइनोप्लास्टी नहीं बल्कि कैटरैक्ट, जो आंखों के ऊपर जो जाला वगैरह लग जाता है, कैटरैक्ट। और सुश्रुत संहिता के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है कई सारे चैप्टर्स के अंदर, कि कैसे कैटरैक्ट की सर्जरी की जाती है, कैसे राइनोप्लास्टी किया जाता है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। और मैं नहीं कहता हूं, बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इनको जो है फादर ऑफ जो है सर्जरी बोलते हैं। और इनकी जो ओरिजिनल जो सुश्रुत संहिता की जो कुछ कॉपीज हैं, वो एक्चुअली कैलिफोर्निया के जो है एक म्यूजियम में रखी गई हैं।
एक्चुअली में जो इनकी प्रतियां हैं उनकी, और वहां पे लिखा गया है कि दैट गोल्डन एज ऑफ सर्जरी है ना 600 बीसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिस्टर सुश्रुत, ऐसा लिखा गया है वहां पे। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक सर्जरी का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मैं उसके याद नहीं, ओरिएंटल ऑस्ट्रोलिसिस सर्जरी ऑफ द स्कूल कुछ ऐसा करके है। वहां पे सुश्रुत का बहुत बड़ा स्टैच्यू लगाया गया है, क्योंकि सुश्रुत को पूरी दुनिया में जो है फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। लेकिन बात समस्या ये है ना कि हम लोग इंडियन इन चीजों पे प्राउड फील नहीं करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्री में लोग जो है इन चीजों पे प्राउड फील कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वो चीजें हमारे यहाँ पे गड़बड़ है। तो सुश्रुत ने जो है एक एंशिएंट मेथड है, कैसे किया जाता था नहीं किया जाता था, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट में नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा फेस है, ठीक है, तो और ये जो है आपकी नोज है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें क्या करते थे, जो आपका फोरहेड है ना, फोरहेड या फिर आपके चीक्स या गाल जो है, यहाँ से कुछ टुकड़ा लिया जाता था मांस का, या फिर आपके फोरहेड से, और ये पूरी तरह से काटा नहीं जाता था, इसका एक हिस्सा ऐसे जुड़ा रहता था, एक छोटा सा नोब। तो यहां से जो है उसको ऊपर वाली स्किन को काट के वापिस जो है उसको यहाँ पे रख दिया जाता था इस तरह से। तो आपकी जो नाक की जो स्किन काट दी गई है या कट गई है, खराब हो गई है, वो धीरे धीरे आपके फोरहेड पे वो स्किन ग्रो कर जाती है, और आपके नाक के ऊपर भी स्किन ग्रो कर जाती है। सिर्फ यही नहीं, तो सुश्रुत जब सर्जरी करने लगे, कैटरेक्ट का सर्जरी, नाक का सर्जरी, इन्होंने जो है एब्डोमिनल का सर्जरी भी किया, तो इनको रियलाइज हुआ कि यार हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, अब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से तो आप नहीं कर सकते। तो सुश्रुत संहिता के अंदर 121 इंस्ट्रूमेंट्स विद पिक्चर्स, ठीक है, वो भी दिखाए गए हैं। और आज के समय में जो मॉडर्न साइंस के अंदर जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एज इट इज सुश्रुत संहिता से लिए गए हैं जब सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो 600 बीसी में तो शुरुआत में तो पूरा टेक्स्ट संस्कृत में ही था। बाद में जो है 800 तो 900 बीसी एसी जो है के बाद जो है कुछ अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने इस टेक्निक के बारे में पढ़ा। फिर उनकी बुक्स जो है वो अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट किया गया। फिर बाद में मैक्स मुलर और कई सारे वेस्टर्न जो एजुकेटर्स थे, उन्होंने लैटिन में उनकी बुक्स को किया, लेकिन लैटिन में वो इंग्लिश में नहीं हुआ। बाद में 1907 में जो है इंडिया के ही एक स्कॉलर थे, उन्होंने उनकी बुक को जो है वो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, तब जाके वेस्टर्न वर्ल्ड को पता चला कि यार सुश्रुत नाम के इस तरह का कोई इंसान हुआ करते थे इंडिया में इतने साल पहले, जो कि एक्चुअल में स्टडी किया करते थे। तो भैया वेस्टर्न वर्ल्ड जो है एकदम पूरा वंडर हो गया, और मेडिकल साइंस के फिर बहुत सारा रिसर्च हुआ इंडिया में ब्रिटिश टाइम के दौरान भी, वो सारी की सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन है सुश्रुत का, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है दोस्तों आर्टिकल, वो आता है व्हाट आर सेबीज कंसर्न अराउंड क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी नहीं लिखा है, क्रिप्टो एसेट्स लिखा है, क्योंकि क्रिप्टो एज अ करेंसी हम लोग यूज नहीं करते। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है एक्सचेंज, और जब कोई आप चीज परचेज कर सकते हो करेंसी का यूज करके, है ना। आप मार्केट में गए, आपने कार लेनी है, तो आप उनको पैसा दीजिए, वो आपको कार देंगे, ये होता है करेंसी का फंक्शन। लेकिन क्रिप्टो का आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। क्रिप्टो को आप एज अ एसेट यूज कर सकते हो। एसेट मतलब जैसे हमने कोई लैंड खरीदा, है ना, आपने एक सिटी के अंदर एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट को आपने 6 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। फिर आप 6 महीना साल भर वेट करते हो, तो जब उसका प्राइस जो है 7 लाख हो जाता है, 8 लाख हो जाता है, आप उसको बेच देते हो, तो ये होता है आपका एसेट। तो क्रिप्टो एक एसेट है। लोग इसको इसलिए नहीं खरीदते हैं कि उनको कार खरीदनी है, नो, इसको एज ए एसेट खरीदते हैं। उनको लगता है फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो आप इसको किसी और को बेच सकते हो। अब यहां पे जो है आरबीआई का क्या स्टैंड है इसको लेके, और सेबी का क्या स्टैंड है, वो थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हुआ था बेसिकली, जयंत सिन्हा जी की उनके कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो इन्होंने सेबी के ऑफिशियल्स को बुलाया, आरबीआई के ऑफिशियल्स को बुलाया, इनको बोला बताइए भैया आपका क्या विचार है क्रिप्टोज के बारे में। तो उन्होंने कहा सर हमारे कोई खास अच्छे विचार नहीं है क्रिप्टो के बारे में। तो सेबी ने सीधा सीधा कहा कि भैया देखो, पहली बात तो इसको रेगुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेगुलेट उस चीज को किया जा सकता है जिसका आपको सोर्स पता हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई सोर्स तो है नहीं, है ना। ये दुनिया भर में जो है कंप्यूटर्स वगैरह के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो माइनिंग किया जाता है, और इसीलिए हम इसको रेगुलेट तो कर नहीं सकते, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, और क्या कहा सेबी ने, और सेबी ने ये कहा कि देखो सर ऐसा होता है ना, दुनिया में जो है क्रिप्टो एक्सचेंज बने हुए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे मान लो आपके पास एक बिटकॉइन है, तो आप उस एक्सचेंज के अंदर जा सकते हो, मतलब फिजिकली भी विजिट कर सकते हो, और वैसे तो चीजें सारी ऑनलाइन होती हैं।
तो वहां पे आप अपने बिटकॉइन को जो है डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, बिटकॉइन एज अ करेंसी, बिटकॉइन एज एन एसेट आप रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन सेबी ने कहा कि ये जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज को आप रेगुलेट कर सकते हो। तो जो आदमी जो है वो इन एक्सचेंज के अंदर जाता है, आप उसको बोलिए कि भैया अपना केवाईसी वगैरह आप उनको मैंडेटरी कर दीजिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कंबाटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म वगैरह को, तो वो लोग वहां पे फॉर्म भरेंगे और पता चल जाएगा कि भैया कौन क्रिप्टो करेंसी को लेता है, कौन क्रिप्टो करेंसी को नहीं लेता है। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा एक्ट है 2019, इसके अंदर भी कहा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स को अगर बंदा होल्ड करता है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सारे उसके ऊपर लागू होंगे। हालांकि पिछले साल हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के लॉ भी इंट्रोड्यूस किया था, क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली पास ये नहीं हो पाया। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। 2018 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक लीगल करेंसी है, क्योंकि उस समय आरबीआई ने कहा था कि इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो केस वगैरह वो सब गया था। ठीक है, उसके अलावा सेबी ने ये भी कहा कि जो सेलिब्रिटीज वगैरह होती हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को एंडोर्स ना करें। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती थी, रणबीर कपूर और बहुत सारे लोग करते थे, तो भी उन्होंने कहा है। उसके अलावा आरबीआई ने क्या कहा, सेबी ने तो चलो ये बातें बोल दी, आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जितना ज्यादा सोसाइटी के अंदर फैलेगा उससे हमारी इकोनॉमी का डॉलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो मोस्टली डोमिनेटेड है डॉलर के साथ। तो भैया रुपी वीक हो सकता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो और इन्फ्लेशन वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती हैं। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि आज तक क्लियर नहीं हुआ है। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट अपना स्टैंड कई बार चेंज कर चुकी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर गवर्नमेंट कहती है कि इलीगल है और गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, बिल तो हम लोग पास नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। फिर बाद में पिछले साल जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम लोग 30% का आपसे टैक्स लेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो क्या टैक्स का मतलब यह है कि इलीगल है, लेकिन नहीं। तो बाद में सीतारमन जी ने कहा कि नहीं, वो इलीगल नहीं है, टैक्स लगाने का मतलब लीगल नहीं होता है। हम लोग टैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है और इंडिया में एसेट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसे कुछ बातें बोली हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने बताया यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल डिक्लेयर किया था। तो कुछ है सच अभी स्टेटस क्लियर नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेके, लीगल है नहीं है, वो सारी बातें। ठीक है, तो ये कुछ जो है यहाँ पे सेबी का और आरबीआई का कुछ स्टैंड है जो कि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये जो टॉपिक है छोटा सा सब्सिडी के बारे में, तो क्या है ये, क्या कहते हैं, देखिए जो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी, तो इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो इनको से पूछा गया कि सर बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो यह कि सब्सिडी को हम लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, है ना, खासकर फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। तो इनका कहना है कि इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यहाँ से जो पैसा बचेगा सरकार उसको दूसरे कामों के अंदर लगा सकती है। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सटर्नल डेट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज़ और बड़ी खास बात बोली, इन्होंने ये कहा कि हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी को फ्यूचर में ग्रो करना है 6-7-8% से, तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। अगर दुनिया भर में चीज़ें खराब होती भी हैं और डोमेस्टिकली हमारी इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमें जो है दुनिया के ऊपर बाहर डिपेंड होने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीलंका क्राइसिस के बारे में इन्होंने ये कहा कि देखो धीरे धीरे जो है आईएमएफ का रोल दुनिया में कम होता नजर आ रहा है। इस समय श्रीलंका के जो सबसे बड़े हेल्पर हैं वो है इंडिया और चाइना। तो इन्होंने कहा कि फ्यूचर की जो सच्चाइयां हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जैसे सिंगापुर और दुबई वगैरह के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़िया है। यूएसए के अंदर जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती हैं और जर्मनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो एडवांसमेंट होती है, इन सबको इंडिया को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना चाहिए। और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारे पास जो आता है व्हाई द इकोनॉमिक स्टेक्स हाई इन द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के साथ आजकल जो इशू चल रहे हैं इंडिया के, वो जो प्रोफेट मोहम्मद जी के बारे में कुछ कमेंट उन्होंने किया था। तो कहा क्या इंपॉर्टेंस है हमारी और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्यों रहा। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट रिस्पांस। तो पहली बात तो सरकार ने जो है माफी मांगा और अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज, भैया हजारों साल से हमारे रिलेशन है आपस में, है ना। इवन मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्री में इस्लाम बाद में आया, इंडिया में इस्लाम उनसे काफी पहले आ चुका था। मैरीटाइम ट्रेड जो है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज कल्चर्स वगैरह, वो तो जो हमारे यहाँ है ही। और वेस्ट एशिया जो है वो
बहुत पहले से ही ग्रीस रोम जो एम्पायर हुआ करते थे, तो इंडिया के साथ जो सिल्क और क्लोथ और टेक्सटाइल जो एक्सचेंज हुआ करता था, इंडिगो वगैरह, वो सब मिडिल ईस्ट के थ्रू ही हुआ करता था डेफिनेटली, है ना। और उसके अलावा मिडिल ईस्ट जो है कलेक्टिवली इंडिया का जो है सिक्स्थ इंडिया का बायलेटरल जो है मेंबर है ओवरऑल मर्चेंडाइज ट्रेड वगैरह के अंदर। 3/4 इंडिया के जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो 3/5 वो मिडिल ईस्ट से ही पूरी होती है। उसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग जो है फॉरेन जो एनआरआईज होते हैं वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और इंडिया में हर साल जो है 40 बिलियन प्लस जो है रेमिटेंस हमारा इंडिया का वहां से आता है। तो काफी इंपॉर्टेंस तो है हमारी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेस्ट एशिया के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया है। पिछले 15 साल में इंडिया की जो 60% से ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो क्रूड ऑयल की है, वो गल्फ कंट्री से ही डेफिनेटली हम लोग पूरी कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है हमारा। एक्चुअली हमारी जो रिफाइनरीज है ना इंडिया में, देखिए क्रूड ऑयल भी कोई एक जैसा क्रूड ऑयल नहीं होता। क्रूड ऑयल के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक स्वीट होता है, एक सावर होता है, एक मिडिल लेवल का होता है। तो ये सल्फर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो रिफाइनरीज होती है ना, वो भी इसी तरह से डिपेंड करती हैं। आप ये समझ लीजिए, मान लो जामनगर के अंदर रिलायंस ने कोई जो रिफाइनरी लगा रखी है, तो अगर वो रिफाइनरी मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल के हिसाब से बनी हुई है, तो अगर आप सोचो कि कल को आप अमेरिका से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लोगे तो वो रिफाइनरी काम करेगी? नहीं भैया, वो रिफाइनरी काम नहीं करेगी। हर रिफाइनरी एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के हिसाब से डिजाइन की जाती है। वो तभी काम करती है जब उस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल उनको मिलता है। तो इंडिया की जो मोस्टली रिफाइनरीज है ना, बेसिकली वो जो मिडिल ईस्ट वाला क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से बनाई गई है, जिसके अंदर सल्फर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक होता है हमारे पास ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, जो कि थोड़ा स्वीट होता है, उसके अंदर सल्फर कंटेंट कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग गल्फ रीजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, है ना। मन तो करता होगा ना सरकार का, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी रिफाइनरी स्ट्रक्चर जो है उस तरह से बना हुआ है। उसके अलावा हाउ रिलायंट इज इंडिया ऑन द रीजन फॉर द नॉन, देखिए ऑयल के बारे में तो बात बहुत सारी कर लिया, नॉन ऑयल ट्रेड के बारे में क्या विचार है। तो यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत वगैरह ये कंट्री जो है इंडिया का 53% शेयर जो टोटल हमारा मर्चेंडाइज है वो हम लोग कवर करते हैं। और पिछले 5 सालों में $3.98 ट्रिलियन का हम लोगों ने आपस में ट्रेड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट के साथ हम जैसे टी, बासमती राइस, है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अपैरल, मशीनरी, टेक्सटाइल, इन सब लेदर इंडस्ट्री, वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मतलब काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इंडिया में उसकी वजह से। यूएई वगैरह के साथ हम लोग अभी धीरे धीरे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी करने वाले हैं, जेम, ज्वेलरी, टेक्सटाइल वगैरह वो सब चीजें, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं भैया। 89 लाख लोग इंडिया के जो है वो बाहर रहते हैं, जिनमें से काफी ज्यादा गल्फ कंट्री के अंदर भी 40 लाख के लगभग लोग रहते हैं इंडिया के। तो उनकी जॉब्स की बात है, उनको जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं, वो इंडिया में रेमिटेंस भेजते हैं, वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, है ना, नर्सिस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्रोफेशंस, इंडिया के बहुत सारे काम करते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि नॉन ऑयल रिलेशन भी हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है। तो वो सारी सारी चीज़ें हो गई। कल आपसे जो सवाल पूछे थे हम लोगों ने, 2 सवाल पूछे थे, तो इसका आंसर जो है आपके सामने है। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चारों के चारे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पार्ट होते हैं, ठीक है। सेशन जज, सिविल कोर्ट जज, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ जस्टिस, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोर्ट एटसेट्रा, ये सभी के सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें अगर आपको यहाँ पे पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो जितने भी स्टेट जुडिशरी होती हैं जो हाई कोर्ट के अंदर में वो सब जो है काम करती हैं, हायरार्की ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट हाई कोर्ट्स, ऑफ कोर्स दे फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हैं, उसे लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 233 है, 237 है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कौन करता है? गवर्नर जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग, प्रमोशन वगैरह डिस्ट्रिक्ट जज की गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है उससे कंसल्ट किया जाता है, कंसल्टेशन के साथ होती है। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं? तो पहली बात तो ये कि ही और शी शुड नॉट बी ऑलरेडी बीन अ सर्विस इन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर द 7 ईयर, 7 साल के लिए आपको कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, तब आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था राज्यसभा के बारे में था। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ कोर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फाउंड फॉर द इंश्योरिंग द फेडरल कैरेक्टर। भैया सब फेडरल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा इज मोर होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो मोर होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मिटी है,
एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोनों हमारे पास ठीक है, 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आज के जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहला सवाल है वो कोरम के बारे में है। कोरम मतलब अटेंडेंस के बारे में बात करता है। तो कोरम ऑफ ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज 10 मेंबर्स, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथोराइज्ड टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इंग्लिश एज अ फ्लोर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो, एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल जो है अमेरिका का और इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा कंपेयर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्क्रीन को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताइए। तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया था वो करंट अफेयर का सवाल था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो संगम लिटरेचर के जो पोएट हुआ करते थे, दे एक्चुअली वर फैमिलियर विद द वर्णा सिस्टम विच वाज वेरी मच प्रोविलेंट इन द नॉर्थ इंडिया। और ये करंट अफेयर का सवाल था। द हिंदू में नहीं आया था ये, अनफॉर्चुनेटली हमने इसको क्लास में नहीं किया था, लेकिन यस ये हमारा पीआईबी में आया था, पीआईबी में, ठीक है। तो देख सकते हो डॉक्टर सुभाष सरकार रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ तालकोपियम एंड द कन्नड़ा ट्रांसलेशन ऑफ द 9 बुक्स ऑफ द क्लासिकल तमिल लिटरेचर। क्लासिकल तमिल लिटरेचर मतलब संगम लिटरेचर, हेल द रिच हेरिटेज ऑफ तमिल लिटरेचर एंड कल्चर। तो उससे जो है इंस्पायर होके ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम के अंदर में। तो बेसिकली बात क्या करता है, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम लिटरेचर। यस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इट वाज आल्सो नोन टू संगम लिटरेचर एज पोएट एज वेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी इनकरेक्ट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।